हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग लेकर के आए हैं आज बीपीएससी टीआरई 2 के लिए 24वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान से रिलेटेड अहम महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे स्क्रीन पर जो पहला सवाल आया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा कथन है कि विलियम बेंटिक जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उत्तर को कूट में देना है, तो इसका सबसे सही उत्तर कौन सा होगा? तो इस प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी केवल 2 करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग है। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। अतः ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। बाकी कोई भी कूट आंसर सही नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है वो गाजीपुर में स्थित है, बलिया में स्थित है, वाराणसी में स्थित है, या फिर गोरखपुर में स्थित है। तो कॉर्नवालिस की कब्र जो स्थित है, इसका जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा है? उसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गाजीपुर, जो कि कहाँ है? ये जो है यूपी में स्थित जिला है। तो ये गाजीपुर में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। अर्थात इस प्रश्न का दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, इसलिए आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि उनका भी बेहतर तैयारी हो सके। तीसरा नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध जो रचना है शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया है? यह जो अनुवाद करने का कार्य है वो चार्ल्स विलिंगसन ने किया है, या फिर हेनरी कोलब्रुक ने किया है, या यूहाना वोल्फांग फॉन गेट ने किया है, या फिर सर विलियम जोन्स ने किया है? तो इसका जो तीसरा नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि जो कालिदास की रचना है शकुंतला, उसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो सर विलियम जोन्स ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि वुड्स डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वुड्स डिस्पैच के बारे में इन कथनों में से सबसे सही कथन कौन है? सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू की गई। दूसरा है कि विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। तीसरा है कि शिक्षक के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। और चौथा है कि नीचे तीनों कूट में से करेक्ट कूट कौन सा है? तो इसका चौथा नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कि वुड्स डिस्पैच के बारे में जो निम्नलिखित कथनों में से जो सही कूट है वो ऑप्शन नंबर ए है कि केवल 1 और 2 जो है वो सही कूट है। लेकिन शिक्षक के सभी स्तरों पर जो शिक्षण का माध्यम है वो अंग्रेजी हो, ऐसा उसमें कहीं से सिफारिश नहीं किया गया था। अर्थात ए जो है यानी कि सहायता अनुदान व्यवस्था जो है ग्रांट्स इन एड शुरू किया गया था और विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी। और आगे जो है रेलवे कमीशन आता है, जिसको विश्वविद्यालय आयोग के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वी.डी. सावरकर के बारे में सही है? विनायक दामोदर सावरकर के बारे में जो सही कथन है उनमें सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा कि उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रवादी से को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनी की जीवन लिखी। और तीसरा है कि उन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। चौथा है कि ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। इन सभी कूटों में से करेक्ट कूट कौन सा है? तो इसका जो सबसे जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा, यानी कि उन्होंने जो है ये सभी है और अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की उन्होंने स्थापना की है। उन्होंने राष्ट्रवादियों से प्रेरित होकर मैजिनी की पुस्तक जीवनी लिखी है। उसके बाद जो है 1857 के विद्रोह को जो है उन्होंने ही पहला स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया है। और उसके बाद जो है ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए चलते जहाज से कूद पड़े थे। अर्थात 1, 2, 3, 4 सभी कूट जो है इसका करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर कि
स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य कौन था? तो ये जो स्वतंत्रता आंदोलन यह बम्बई कर्नाटक में था, या फिर ये स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती। बर्रा डकैती का जो स्थान है यह कहाँ पर है? बर्रा डकैती का स्थान बम्बई कर्नाटक में स्थित है, या पंजाब में स्थित है, या पूर्वी बंगाल जो कि आधुनिक पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान बना वो पूर्वी पाकिस्तान, और आज जो वर्तमान में जो है बांग्लादेश के नाम से जाना जा रहा है उसका हिस्सा है, या फिर यह मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। तो छठा नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि वह पूर्वी बंगाल का हिस्सा था, बर्रा डकैती का जो स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई है? वो राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां है, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर है, या फिर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस है, या सूर्य सेन और उधम सिंह है। इसका जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इस प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि काकोरी जो षड्यंत्र केस हुआ था उसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी की सज़ा दी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्रफुल्ल चाकी जो है वो उन्होंने अपने स्वयं की आत्महत्या कर लिए थे ताकि अंग्रेज हमें कैद ना कर सके, और खुदीराम बोस को फांसी दिया गया 1911 में। किस मामला में? तो ये दिया गया था इनको जो है ये मुजफ्फरपुर में जो है किंग्सफोर्ड के ये में जो है बम फेंकने के जुर्म में इन्हें फांसी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? गांधी जी का जो ये है सिद्धांत है उसके अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है कि सत्याग्रहियों का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। सत्याग्रही का शास्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को एक अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो ये कौन सा कथन गांधी जी का जो है वो सही कथन नहीं है? तो अगर हम लोग एक एक कथन पर विचार करें तो सबसे जो करेक्ट कथन आएगा कि वो अहिंसा है, सही है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास लेना चाहिए, ये भी सही है। और सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए, ये भी सही है, क्योंकि द्वेष का भाव रखने से हिंसा उत्पन्न होता है। अर्थात जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में होगा कि सत्याग्रहियों का जो उद्देश्य है वो शत्रु को पराजित करना, ये गांधी जी के जो है सिद्धांत में से नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कि गांधी जी के राजनीतिक जीवन क्रम की जो घटनाएं हैं एक एक करके हम लोग को उसके बारे में जो है विचार करना है। पहली घटना जो है चंपारण है, दूसरा अहमदाबाद मिल मालिक का जो है हड़ताल है, फिर खेरा सत्याग्रह है, और फिर असहयोग आंदोलन है। तो अगर हम लोग इसको एक एक करके इन घटनाओं पर ध्यान दें तो ये अगर ध्यान से देखें तो ये सभी जो है एक कूट में ही आंसर है कि सबसे पहले 1917 में जो है गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए हैं, फिर अहमदाबाद मिल मालिक के विद्रोह और खेरा विद्रोह 1918 की घटनाएं हैं, फिर आगे 1920 में जो है असहयोग आंदोलन की घटना है 1920-22 तक, यानी 1, 2, 3, 4 जो है यह सही कूट में ही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनके कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है, और इस पुस्तक में उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? अनटू दिस लास्ट, इस पुस्तक में जो संदेश था जिसमें महात्मा गांधी की जीवनी बदल गई वो कौन सा था? सुशिक्षित व्यक्ति का वह नैतिक दायित्व कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे, या फिर व्यक्तियों का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, या जीवन के लिए ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है, या उपयुक्त सभी कथन सही है। तो जो गांधी जी के जीवन को बदल डाला था वो ऑप्शन नंबर बी है कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। और ये गांधी जी जो है इसको जब बाबू जगजीवन राम स्वतंत्रता के जो संविधान सभा की बैठक में जा रहे थे तो गांधी जी कहे कि हम आपको एक टोटका के रूप में एक बात देते हैं, टोटका जिसको याद रखिएगा, आप संविधान निर्माण करने जा रहे हैं तो उस क्रम में इस बात को याद रखिएगा। और उन्होंने जो है बाबू जगजीवन राम को कहा था कि आप जब कोई भी काम करेंगे या कोई भी आप इस प्रकार की योजनाएं बनाएंगे या कोई भी कानून बनाएंगे तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपके इस कानून से आपके समाज में, आपके देश में जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है उसको कितना फ़ायदा होगा। अर्थात गांधी जी का ये विचार था जिससे वो सबसे अधिक प्रभावित थे कि जो व्यक्ति
व्यक्ति का कल्याण है वो सबके कल्याण में निहित है, तभी व्यक्ति का कल्याण संभव है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, व्यक्तिगत सत्याग्रही आंदोलन से, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से? तो अगर हम लोग एक एक पर विचार करें तो जो खिलाफत आंदोलन है, जो असहयोग आंदोलन के समय में चला है 1919-20 में, खिलाफत आंदोलन की सदारत गांधी जी खुद किए हैं, अध्यक्षता गांधी जी ने ही किया है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है, जिसके पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे हैं, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो भी गांधी जी के ये में चला है। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 में जो शुरू हुआ है, उसमें भी गांधी जी का अहम योगदान है। लेकिन जो स्वदेशी आंदोलन है, इस वक्त गांधी जी भारत में थे ही नहीं। ये स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 के बंगाल विभाजन के पश्चात, 1905 में जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, उसके पश्चात ये आंदोलन चला है। और उस वक्त गांधी जी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। गांधी जी भारत कब लौटे हैं? तो 1915 में लौटे हैं। अर्थात गांधी जी का जो ये है संबंध है वो स्वदेशी आंदोलन से नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा गवर्नर था जिसको औरंगजेब के द्वारा जो है, चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ये थे वो 1600 ईस्वी में स्थापना हो गई और 1707 तक अंग्रेज का शासन, औरंगजेब का शासन उसके बाद शुरू ही हुआ है। तो किसको जो है औरंगजेब ने जो है भारत से निष्कासित किया था? अयंगर है, सर जॉन चाइल्ड है, सर जॉन गोयर है, या सर निकोलस वे है? तो इसका जो 12वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि सर जॉन चाइल्ड को जो है औरंगजेब ने बाहर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है 1746 से 48 के बीच, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध यानी एंग्लो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, वो 1750 से 52, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 58 से 63, और पानीपत का तृतीय युद्ध जो है यह 1761 में। तो जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? इस क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो हुआ है वो 1750 से 52 नहीं बल्कि 1749 से लेकर के 54 के बीच हुआ है, यानी बी जो है करेक्ट आंसर है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे स्क्रीन पर कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री को पटना में स्थापित किया था? याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी डच वाले लोगों ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित किया है? 1601 में, 1632 में, 1774 में, या फिर 1651 में? कब किया है? तो करेक्ट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर बी जाना जाएगा कि 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पटना में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे पहले कौन आया? हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो है वो पुर्तगाल से आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। उसके बाद धीरे धीरे लोग आना शुरू किए। तो और अंत में कौन आया है? डच है, इंग्लिश है, फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है। सबसे अंत में कौन आया है? तो सबसे अंत में जो यूरोपीय भारत में आगमन हुआ है, जिस यूरोपीय का, वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रांसीसी का आगमन जो है सबसे अंत में हुआ है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? यानी मुगल सम्राट ने किसे अंतिम गवर्नर जनरल नियुक्त किया था? उसके पश्चात जो है धीरे धीरे ये हो गया और इसका जो है अंग्रेजों का शासन धीरे धीरे बंगाल से ही शुरू हुआ था पूरे भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन है? इसका सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कि मुर्शिद कुली खां जो है यह अंग्रेजों के द्वारा मुगल के द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? वह 1813 का चार्टर एक्ट है, या फिर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 है, या प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद है? तो इससे किससे पड़ा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तीनों से जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है। 1813 के चार्टर्ड एक्ट से भी, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 से भी, और प्राच्यविद और आंगलविद से भी पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन संकेंद्रण कहाँ होता है? 18 नंबर क्वेश्चन, 18वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? अर्थात इस प्रश्न का जो ये प्रश्न है भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए हम आपसे अब हम लोग फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ अगर आप अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन है कि वातावरण में जो है सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा जो है यानी वायुमंडल के किस हिस्से में होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा?
तो इसका सही उत्तर जो है आयन मंडल, मध्य मंडल, संताप मंडल या क्षोभ मंडल है। तो करेक्ट आंसर के रूप में जो जाना जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है कि यह संताप मंडल में जो है इसका सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है। जेट धाराएं जो है यह ओजोन मंडल में पाया जाता है, क्षोभ मंडल में पाया जाता है, मध्य मंडल में पाया जाता है या फिर आयन मंडल में पाया जाता है। इसका सही उत्तर क्या है जेट धारा का? तो ये सबसे सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए बी, यानी क्षोभ सीमा में जो है जेट धाराएं प्रायः पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी जो है माहिर है इस प्रकार के प्रश्न करने में, इसलिए हमको इस प्रकार के प्रश्न को बड़े ही संजीदगी से करना है ताकि हमारा जो है किसी भी प्रकार से कोई ये न रह जाए। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। सूची 1 में ऑप्शन है कि अरावली, ब्लैक फॉरेस्ट, माउंट कोटोपैक्सी और आल्पस, और इधर है कि ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत और ब्लॉक पर्वत कौन जो है सुमेलित है। तो इसके लिए जो करेक्ट कूट बनेगा वो कौन सा बनेगा? अरावली जो है ये तो अवशिष्ट पर्वत है। उसके बाद जो है ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है माउंट कैटोप्सी ज्वालामुखी पर्वत है और आल्पस जो है यह वलित पर्वत है, यानी बी कूट जो है सबसे करेक्ट आंसर हो रहा है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ भी हम लोग को क्या करना है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पठार है, दूसरी ओर उससे संबंधित देश है। पठार है अनातोलिया का पठार है, अबिसिनिया का पठार है, मेसेटा का पठार है और एशिया माइनर का पठार है। तुर्की, इथोपिया और स्पेन और ईरान कहाँ यह स्थित है? इसका जो 21वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? तो 21 नंबर क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है अनातोलिया का पठार जो है तुर्की में स्थित है और अबिसिनिया का पठार इथोपिया में है, मेसेटा का पठार स्पेन में है और एशिया माइनर का पठार जो है ये ईरान में है। अर्थात ये जो है कूट सबसे करेक्ट आंसर है जो बिल्कुल सीधा सीधा जो है यहाँ कूट हम लोग के लिए उपलब्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर यहाँ भी हम लोग को कूट ही मिलाना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जो कि चट्टान से रिलेटेड कूट है। स्लेट है, लिग्नाइट है, बॉक्साइट है और ग्रेनाइट है। और ये कौन सी चट्टान है? आग्नेय शेल है, कायांत्रित शेल है, अलौह खनिज है और अवसादी शेल है। तो 22वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कि स्लेट जो है यह कायांत्रित शेल के नाम से जाना जाएगा, लिग्नाइट जो है यह अवसादी शेल के नाम से जाना जाएगा, बॉक्साइट जो है यह कायांत्रित शेल जाना जाएगा और ग्रेनाइट जो है यह आग्नेय शेल के नाम से जाना जाएगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा 22वां नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी के रूप में सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण कौन से ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? यानी किस ग्रह को जो है लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? यह बृहस्पति ग्रह है या फिर शनि ग्रह है या अरुण है या फिर वरुण है? इसका जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा होगा? तो 23वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि लेटा हुआ ग्रह के नाम से जिस ग्रह को जाना जाता है वो अरुण ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के परिभ्रमण की गति सबसे अधिक है? परिभ्रमण की गति यानी अपने अक्ष पर जो घूमने की गति है वह कौन से ग्रह की? पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है, इसमें से कौन सी ग्रह की जो परिभ्रमण है वो सबसे अधिक है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो सूर्य का जो सबसे करीब ग्रह है वो कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह जो है वह ऑप्शन नंबर ए यानी बुध ग्रह है और यही ग्रह का जो है परिभ्रमण की जो गति है वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे स्क्रीन पर कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में जो हमारे देश में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर वन जो पाया जाता है वो कौन से वन है? वो पर्वतीय वन है या फिर उष्णाद्र सदाबहार वन है या आर्द्र मानसूनी वन है या फिर उष्णाद्र पतझर वन है? तो हमारे यहाँ जो सबसे अधिक भूभाग पर जिस प्रकार के वनों की अधिकता भारत में पाई जाती है वह उष्णाद्र पतझर वन की अधिकता पाई जाती है। यानी 25वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ भी हम लोग को क्या करना है कि सुमेलित करना है। ये हमारे जो है वृक्ष हैं और पेड़ हैं जो वन मिलते हैं और कौन से क्षेत्र में मिलते हैं? सागवान के पेड़, देवदार के पेड़, सुंदरी और फिर जो है सिनकोना, ये अलग अलग कौन से पेड़ में ये में मिलते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि सागवान जो है यह कहाँ मिलता है? सागवान मिलता है हिमालय के क्षेत्र में और देवदार के जो पेड़ मिलता है यह मिलता है हिमालय की तराई में। सुंदरी वृक्ष तो सुंदरवन में, इसी वजह से उसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है और सिनकोना जो है यह मध्य भारत में मिलता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये भारतीय संविधान पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड प्रश्न है, अतः हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन हम लोग शुरू करें। उससे पहले आप एक बार अगर अब तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर ये 27 क्या कह रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। दूसरा है कि भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का अधिकार मिलेगा। तीसरा है कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। कौन सा कथन सही है? तो 1992 का जो संविधान संशोधन है उसके तहत ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए। क्या है कि राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह यूएसए के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो कौन सा कूट जो है 28वां के लिए सही है? तो 28वां के लिए पहला और दूसरा कूट जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह राज्य की रीत के विरुद्ध एक गारंटी है और यह संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार जो है सूचित है। जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे स्क्रीन पर कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय यानी बराबर जो है इंसाफ हो, और निःशुल्क हो यानी इंसाफ के लिए जो है हमें पैसे खर्चा न करना पड़े। तो यह जो है संविधान के किस अनुच्छेद में जो है यह बात निहित है? यह अनुच्छेद 39A यानी 39A में जो है यह बात निहित है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान जो है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, हम सभी जानते हैं। तो इसको शामिल कब किया गया है? तो इसको जो शामिल किया गया है वो सरदार सरवण सिंह समिति की जो है अनुशंसा पर भारतीय संविधान में जो है ये शामिल किया गया है। किसको? मूल कर्तव्य को। तो ये कब हुआ था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। उसके द्वारा जो है मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत के संविधान में से क्या कथित है? पहला है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा है कि संसद राष्ट्रपति को 2 सदन से मिलकर बनेगी। निम्न में से कौन सा कूट सही है? तो 31वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही कूट है कि जो ऑप्शन नंबर डी है, केवल दूसरा जो है सही आंसर है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति के 2 सदनों से मिलकर बनेगा, ऐसा नहीं। राज्य विधानसभा के सदस्य भी जो है राज्य विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। उसके बाद है कि उस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करने अपने मंत्रियों मंडल के सहयोग का चयन कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्ति का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। मंत्रिमंडल के सहयोग का चयन करने में समिति जो है संख्या रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग से शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित है। जो इसका सबसे सही उत्तर होगा 32वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए भारत का जो प्रधानमंत्री है वह स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे स्क्रीन पर कि सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में एक महाभियोग लाया गया था? वह न्यायाधीश महोदय कौन थे जिनके विरुद्ध जो है लोकसभा में ये लाया गया है? तो वह न्यायाधीश महोदय जो है न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह है, या न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी है, या फिर न्यायमूर्ति बी रामास्वामी है, या न्यायमूर्ति एसपी भरूचा है। इसका जो सबसे सही उत्तर होगा क्वेश्चन 33 का 33वां का यह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध जो है लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह है, जस्टिस मेहर चंद महाजन है, या जस्टिस PN भागवती है, या जस्टिस BK मुखर्जी है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 34वां नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर ए है कि जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो है वो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है पद पर सुशोभित थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विधान परिषद
के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से केंद्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा है और राज्यसभा ऊपरी सदन है, उसी तरह राज्य स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद है। और विधान परिषद जो है वो राज्य विधान परिषद विधानमंडल का ऊपरी सदन है। और इसके सदस्यों की संख्या भी जो है वैसे ही सदस्यों की जो सदस्यता है 6 वर्ष के लिए होती है। और विधान परिषद भी जो है राज्यसभा की भांति कभी विघटित नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता जो है कार्यकाल पूरा होता है और उस पर नए सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं। अर्थात विधान परिषद के सदस्यों की जो ये है कार्यकाल है वो 6 वर्षों का है। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितना है? 75 है, याद रखिएगा। इस प्रकार आज फिर हम लोग जो है 24वां प्रैक्टिस सेट का जो 35 प्रश्नों का सेट हम लोग लेकर के आते हैं उसको कंप्लीट किए। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप आप साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चलते चलते आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सबकी बेहतर तैयारी हो सके। और वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स करके बताते जाइए। मिलते हैं अगले दिन अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।